नमस्कार। जी जैन एजुकेशन परिवार में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण नीतियाँ और महत्वपूर्ण नीतियाँ 2025 और 2026 की, भारत की और राजस्थान की सभी महत्वपूर्ण नीतियाँ पढ़ रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक इसके बारे में हम लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हमारा लेक्चर का है पार्ट 2 और नीतियाँ हम इन 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। जितनी नीतियाँ आ सकती थी परीक्षा की दृष्टि से वो इन 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमारा है पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, डिजिटल राजस्थान राजस्थान को क्या है, डिजिटल बनाने में बहुत बड़ा काम चल रहा है। तो डिजिटल बनाने के लिए अभी राजस्थान में 4 महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा की गई है। कौन कौन सी है वो देख लेंगे एक बार। एक नंबर पे है राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, ये है 2025 की। और राजस्थान AVCG XR पॉलिसी 2024। इन सबको एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल सिर्फ नाम देख रहे हैं। इसके बाद में राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी और राजस्थान AIML पॉलिसी। अब इन चारों को एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, चलिए इसको देखते हैं। वैसे ना इन चारों पॉलिसियों की जो राजस्थान का जो रीजनल AI इम्पैक्ट समिट हुआ था राजस्थान में, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उस समिट के दौरान इनकी घोषणा की गई थी ताकि राजस्थान को डिजिटली रूप से मजबूत किया जा सके। जो रीजनल AI इम्पैक्ट समिट हुआ था राजस्थान में, उस समय इनकी घोषणा की गई थी जो जनवरी में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, इसकी पॉलिसी है 2025 की। देखते हैं सबसे पहले इसका लक्ष्य क्या है। कोई भी पॉलिसी होती है ना, वो एक ना एक लक्ष्य के द्वारा निर्धारित होती है। किसी भी पॉलिसी बनाने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है कि हमें ये अचीव करना है, हमें ये टारगेट अचीव करना है। तो इस पॉलिसी का क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है? इसका टारगेट है कि वर्ष 2030 तक राजस्थान में 200 से अधिक, तो हमें GCC का मतलब है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने हैं और 1.5 लाख रोजगार सृजित करने हैं। कितने? 1.5 लाख हमें रोजगार सृजित करने हैं। 200 तो हमें 200 से प्लस 200 प्लस तो हमें GCC स्थापित करने हैं और 1.5 लाख क्या करने हैं? रोजगार सृजित करने हैं। उसके अलावा जो भारत का $100 अरब का GCC का बाजार है, उसमें हमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देना है। हमें मतलब राजस्थान को इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देना है। अब ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर होता है क्या? देखो, पॉलिसी पे तो बाद में जाएंगे, इसको तो बाद में पढ़ेंगे। अपने थोड़ा सा देख लेते हैं ये GCC एक्चुअली में होता क्या है। जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है ये क्या होता है? देखो, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है ना, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल हो गई, फेसबुक हो गई, गूगल हो गई, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, अपने कुछ जो उनके जो क्या कर सकते हैं, कुछ उनके जो काम होते हैं, कुछ उनकी इकाइयां होती है, उनको ऐसे देशों में स्थानांतरित कर देती है जहां पे उनका पैसा भी बचे और काम भी अच्छे से हो जाए। अब जैसे मान लो कि अब एप्पल है, जैसे एप्पल है, एप्पल क्या करेगी? एप्पल के पास खुद का डिजाइन है। एप्पल चाहती है कि मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग हो, मेरा जो प्रोडक्ट का निर्माण हो, वो कोई ऐसी जगह हो जहां पे मेरे को सस्ता लेबर मिल जाए और सस्ता सामान मिल जाए। अगर मैं अमेरिका में करूंगा, USA में करूंगा, तो मेरे एक प्रोडक्ट की कीमत की कॉस्ट आती है, मेरा एक एप्पल का फोन बनेगा, वो बनेगा लगभग मान लो, एग्जाम्पल के लिए मान लो 80,000 का, 80,000 का बन रहा है। उसको सिर्फ बनाने की कॉस्ट आ रही है USA में, क्योंकि USA में क्या है, USA का जो नागरिक है वो ज़्यादा पैसे ले रहा है, तनख्वाह ज़्यादा ले रहा है जो बनाने वाला है, और उसके अलावा USA में जो सामान मिल रहा है वो भी महंगा मिल रहा है, तो उसकी कॉस्ट आ रही है 80,000 एक फ़ोन की। ठीक है, एक एप्पल के फ़ोन की कीमत आ रही है 80,000 आ रही है मान लो। अब यही एप्पल क्या करता है कि इसको फिलीपींस में भेजता है। फिलीपींस जो देश है, या फिर ताइवान देख लो, इन दोनों में से कोई एक कंट्री देख लो। जो चाइना इस पे क्लेम करता है कि ताइवान हमारा है, यहाँ पे मान लो एप्पल ने अपना ये स्टोर लगा दिया कि मैन्युफैक्चरिंग आप करके दो। अब ये क्या करते हैं कि यही सेम फोन उसी मटेरियल के साथ, और यहाँ पे रोजगार बहुत कम है तो सस्ता श्रम उपलब्ध है, तो यही 80,000 वाला फोन ये एप्पल को 20,000 में बना के दे रहे हैं। 20,000 में बना के दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? फिलीपींस या ताइवान वाले। तो एप्पल क्या करेगा, अपना प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन का जो भी अपना प्रोडक्शन का जो हब है, प्रोडक्शन बनाने की जो फैक्ट्री है, वो यहाँ पे ताइवान में एस्टैब्लिश कर देगा, क्योंकि ताइवान में एक तो सस्ता रोजगार मिल जाएगा इनको, इसके साथ साथ उनको वहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा। तो ये फोन इनका 20,000 का कॉस्ट पड़ेगा और बेचेंगे। ये फोन भी ये 1 लाख में बेचेंगे और ये फोन भी ये 1 लाख में बेच रहे हैं।
तो फायदा किसमें ज्यादा है? इसमें। इसमें इनको 80,000 का फायदा हो रहा है और इसमें कितना हो रहा है? सिर्फ 20,000 का फायदा हो रहा है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, ऐसे देशों को ढूंढती है जहां पे रोजगार आसानी से मिल, मतलब रोजगार, मतलब जहां पे रोजगार की कमी हो तो लोग आसानी से मिल जाए, कम दर पर। कम दर का मतलब कम पैसों पे, कम मजदूरी पे। यूएसए में पैसे ज्यादा लेते हैं, एक दिन के ये 10,000 रुपये लेते हैं। अपने भारत में एक दिन के 1,000 रुपये नहीं है, 800 रुपये है दिहाड़ी। तो वैसे कम मजदूरी पे हमें वर्कर मिल जाए और साथ ही साथ वो क्या हो, थोड़े स्किल्ड भी हो, थोड़े क्या है, कौशल आधारित भी हो। तो भारत में बहुत से लोग हैं, भारत के आसपास जो दक्षिण एशियाई देश है वहाँ पे, जिन्होंने इंजीनियरिंग या डिप्लोमा या आईटीआई वाईटीआई कुछ कर रखा होगा, तो उनको अच्छा नॉलेज है, इनको 2-3 महीने की ट्रेनिंग दे दो, वो फिर एडवांस हो जाते हैं, सीख जाते हैं, चीज़ों को जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे देशों को ढूंढती है बड़ी बड़ी कंपनियां और वहां पे स्थापित करती है अपने हब। जो हब कौन कौन से हो सकते हैं? वो आउटसोर्सिंग आईटी सेक्टर के लिए हो सकते हैं, फाइनेंस के लिए हो सकता है, फाइनेंस के साथ साथ ऐसे कॉल सेंटर हो सकते हैं, कस्टम सर्विस के लिए हो सकते हैं, और भी बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले सेंटर भी हो सकते हैं जो अलग अलग देशों में खोल सकते हैं, ताकि क्या हो, कंपनी को फायदा हो। तो ऐसे जो सेंटर होते हैं जो दूसरे देशों में खोले जाते हैं किसी बड़ी कंपनी के द्वारा, वो कहलाते हैं जीसीसी, ग्लोबल ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ये कहा जाता है। ठीक है, ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो भारत भी चाहता है कि ये एप्पल कंपनी है, ये हमारे यहाँ पे क्या करे, जीसीसी खोले। उससे क्या होगा, एक तो भारत के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। भारत में कोई कंपनी खुलेगी तो भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, भारत को रोजगार मिलेगा तो भारत में क्या आएगा, बाहर से डॉलर आएगा, निवेश होगा, हमारे यहाँ पे निवेश होगा तो हमारा रुपया मजबूत होगा, हमारी स्थिति थोड़ी ऊपर जाएगी। तो हम जो कहते हैं ना, गरीबी दर से थोड़ी ऊपर उठेंगे और हमारी भारत की स्थिति अच्छी होगी। ये सब होगा, ये सब एक क्या है, प्लान है। तो अब भारत के साथ साथ राजस्थान भी चाहता है कि हमारे यहाँ भी क्या खुले, जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खुले। और कितने, 200, कम से कम 200, और कब तक, वर्ष 2030 तक। चलिए अब वापस चलते हैं जहां पे हम आए थे। ये वर्ष 2030 तक राजस्थान में 200 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करना है और 1.5 लाख लोगों को कम से कम रोजगार सृजित करना है। और भारत में जो 100 अरब का निवेश है इस सेंटर में, ये 100 अरब डॉलर का जो बाजार है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का, उसमें हमारा भी एक बहुत बड़ा योगदान हो, या हमारा मतलब राजस्थान का एक बहुत बड़ा योगदान हो। ये तो है इसके लक्ष्य। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीसीसी क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। इस नीति के तहत जयपुर, उदयपुर और जोधपुर जैसे शहरों को जीसीसी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। जयपुर, जोधपुर और इसके साथ साथ कौन सा हो गया, उदयपुर। ये जो बड़ी सिटीज हैं हमारे राजस्थान के, इनको क्या है, जीसीसी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये इस नीति के तहत किया जाएगा। इसके तहत जीसीसी स्थापना के लिए रिप्स 2024 के प्रावधानों का लाभ मिलेगा। अब मान लो कोई कंपनी क्यों आएगी भारत में, अगर उसको ताइवान में जा सकती है वो, या फिर वो और फिलीपींस जा सकती है, या आसपास के देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया चली जा सकती है, भारत में क्यों आएगी? तो हम उसको थोड़ा लाभ देंगे कि आप आओ, आप यहाँ पे कंपनी लगाओ, हम आपको टैक्स में छूट देंगे, जो आप कंपनी एस्टैब्लिश करोगे उसमें हम आपको छूट देंगे, हम आपको जो विद्युत शुल्क है उसमें छूट देंगे, हम आपको बहुत सारे लाभ देंगे। तो वो लाभ के क्या क्या प्रावधान है वो देख लेते हैं। एक प्रावधान आता है रिप्स 2024। रिप्स का मतलब होता है ये रोजगार प्रोत्साहन योजना, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है। ये क्या है, राजस्थान RIPS, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना एक निवेश प्रोत्साहन योजना है। इस योजना के तहत क्या होता है, जो भी राजस्थान में इन्वेस्ट करना चाहता है उसको कुछ ना कुछ हम ऑफर देते हैं, कुछ ना कुछ लाभ देते हैं, कहीं स्टाम्प शुल्क में, विद्युत शुल्क में और भू रूपांतरण शुल्क में, उसके बाद पूंजीगत जो उसकी लागत होती है उसमें भी हम सब्सिडी देते हैं। तो वो सारे लाभ इसमें आपको मिलेंगे। तो इसमें क्या रखा है कि जीसीसी स्थापना के लिए आपको रिप्स 2024 के प्रावधानों के लाभ तो मिलेंगे। इसके साथ साथ क्या है, देखो, परियोजना लागत होगी ना, उसका 30% आपको मिल जाएगा। मान लो आपने बाड़मेर में ऐसा एक जीसीसी सेंटर खोल लिया, मान लो आपने बाड़मेर में खोल लिया, और आपके उसमें लगे हैं मशीनों मिला के 40 करोड़ रुपए। तो 40 करोड़ का 30% कितना हो गया, 12 करोड़ रुपए। तो 12 करोड़ रुपए आपको क्या मिल जाएंगे, वापस मिल जाएंगे। लेकिन इसमें एक क्लोज और है कि अधिकतम 10 करोड़ रुपए होने चाहिए। तो आपको 12 करोड़ नहीं मिलेंगे, 10 करोड़ मिलेंगे अधिकतम। 30% हो सकता है आपका 30% 30 करोड़ पहुंच जाए, हो सकता है आपका 30% 40 करोड़ पहुंच जाए, लेकिन आपको मिलेंगे मैक्सिमम 10 करोड़ ही। मान लो किसी का 30% 9 करोड़ है,
ठीक है। जैसे मान लो किसी के रुपए लग गए 30 करोड़ रुपए, किसी ने 30 करोड़ रुपए लगा दिए, इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो इस 30 करोड़ का 30% कितना हो गया? 9 करोड़ रुपए। तो 9 करोड़ रुपए उसको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अधिकतम 10 करोड़ रुपए हम इसको क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? परियोजना लागत का लाभ दे रहे हैं। ये बात ध्यान रखना। अब इसमें दो चीज नहीं है, भूमि और भवन लागत को छोड़कर आप जमीन खरीद रहे हो और आप भवन बना रहे हो, वो लागत उसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी। कौन सी लागत इंक्लूड की जाएगी? आपकी मशीनें कितनी लगी है, आपके मशीनों के साथ आप लोगों पे खर्चा कितने कर रहे हो, रोजगार पे कितना खर्चा कर रहे हो, और आपने कौन कौन से प्लांट एस्टेब्लिश किए हैं, उसका आपको मिलेगा पूंजी लागत। 30% मिलेगा या अधिकतम 10 करोड़ रुपए आपको मिलेगा। आपने लैंड ले ली, मान लो 100 एकड़ जमीन खरीद ली, तो उस जमीन का पैसा आपको नहीं मिलेगा। आपने वहां पे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना ली, 8 मंजिल बिल्डिंग बना ली अपने ऑफिस के रूप में, तो उसका भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। पैसा वही मिलेगा जो आपकी वास्तविक कॉस्ट है, जो मशीनों को लाने में या फिर कोई प्लांट स्थापित करने में जितनी आपकी कॉस्ट लगेगी उसका 30% आपको मिलेगा। ठीक है। तो परियोजना लागत, जो आप परियोजना लागत कर रहे हो उसमें भूमि और भवन लागत को छोड़ना है, उसका 30% या अधिकतम 10 करोड़ रुपए आपको पूंजी निवेश सब्सिडी, इतने आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। कैपिटल जो होता है ना, वो आपको वापस मिल जाएगी उसकी कैपिटल। भूमि या लीज एरिया की लागत का 50% या अधिकतम 1 करोड़ रुपए प्रतिपूर्ति लैंड कॉस्ट इंसेंटिव के रूप में, प्रतिपूर्ति लैंड कॉस्ट इंसेंटिव के रूप में क्या मिलेगा आपको? भूमि या लीज एरिया की लागत का 50% आपने भूमि ली या फिर कोई भूमि लीज पे ली है, या तो आपने खरीद ली या फिर आपने लीज पे ली है, तो उसका 50% या फिर अधिकतम मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए, 50% हो या मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए आपको क्या मिल जाएगा? प्रतिपूर्ति लैंड कॉस्ट इंसेंटिव के रूप में वापस आपको मिल जाएगा। आपने जो भूमि खरीदी थी या आपने जो भूमि लीज पे ली है 10-12 सालों के लिए, तो उसका 50% आपको वापस मिल जाएगा, पर वो मैक्सिमम 1 करोड़ तक ही मिलेगा। ठीक है। मान लो आपने 10 करोड़ की भूमि खरीद ली, तो आपको 5 करोड़ नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम मिलेंगे 1 करोड़ तक ही। और आप मान लो 1 करोड़ की भूमि खरीदी है, तो उसके 50% कितना था? 50 लाख, तो आपको 50 लाख मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिकतम आपको 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कर्मचारियों के वेतन पर प्रथम 3 वर्षों तक 30% या अधिकतम 1.25 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष की पेरोल सब्सिडी मिलेगी। आपने जब आपने प्लांट लगाया है तो आपको कर्मचारी भी चाहिएंगे। अब कर्मचारियों की वेतन होता है, उस पर वेतन पे भी खर्च होता है कंपनी का, तो उस वेतन का 30% जितना आप खर्च कर रहे हो उसका पहले 3 वर्षों का 30% या फिर अधिकतम 1.25 लाख, यानी कि 1.25 को कहते हैं 1.25 लाख रुपए आपको क्या मिलेंगे? प्रति वर्ष मिलेंगे पेरोल सब्सिडी के रूप में। जो अपना वेतन दे रहे हो ना, उस वेतन का 1.25 लाख रुपए आपको पेरोल सब्सिडी के रूप में मिल जाएगा। जितना वेतन दिया, मान लो किसी कर्मचारी को आपने हर साल मान लो 3 लाख रुपए वेतन दिया है 1 साल का किसी कर्मचारी को, तो आपको उसका 30% 1 लाख रुपए आपको वापस आ जाएगा। और अधिकतम कितना आएगा? 1.25 तक। मान लो आपने 6 लाख किसी कर्मचारी को दे दिए, तो उसका 30% कितना होता है? उसका 6 3 18 समथिंग इतने हो गए ना, 1.8 लाख, 1,80,000 हो गए। तो उतना आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 1.25 लाख अधिकतम। मैक्सिमम का मतलब इतना ही आपको मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, प्रतिवर्ष पेरोल सब्सिडी। चलिए आगे चलते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको रटनी है, ध्यान रखना। ठीक है, ये चीजें रटनी है कि इस स्कीम में क्या क्या अपने को लाभ है या प्रावधान है, यही पूछे जाते हैं। ये आपको बिल्कुल ऐसे स्टेटमेंट देंगे, 3-4 स्टेटमेंट में आपको पूछेंगे इस पॉलिसी से संबंधित क्या क्या सही है क्या गलत है। तो आपको 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे, भाई इसमें इतना लाभ मिल रहा है, लैंड जब भूमि ली है तो उसका इतना लाभ मिल रहा है, कर्मचारियों को इतना % लाभ मिलेगा। तो ये चीजें आपको साथ साथ में रटनी भी है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया था। किराए पर संचालित इकाइयों में पहले 3 वर्ष तक के किराए का 50%। अगर मान लो आपने कोई भूमि किराए पे ली है तो पहले 3 वर्ष तक तो आपको जो किराया दे रहे हो उसका 50% मिलेगा। फिर अगले 2 वर्ष में आपको कितना मिलेगा? उसका 25%। उसका कितना मिलेगा? 25% मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने भूमि किराए पे ली है तो पहले 3 वर्ष के लिए तो आपको 50% और फिर 2 वर्ष के लिए उसका 25%, यानी 5 वर्षों तक आपको किराए में क्या मिलेगी? सब्सिडी मिलेगी, सहायता मिलेगी। और अधिकतम कितनी है? 5 करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष। ये रेंटल असिस्टेंट का मतलब होता है किराए में सहायता। आपको इतनी किराए की सहायता मिल जाएगी प्रति जीसीसी, प्रति ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के हिसाब से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो टोटल कितना? पहले 3 वर्ष के लिए तो 50% प्लस अगले 2 वर्षों के लिए कितना मिलेगा? 25%। ये आपको क्या मिलेगा? रेंटल असिस्टेंट, किराए में सहायता।
रेंटल असिस्टेंस, ठीक है, किराए में ये आपको सहायता मिलेगी। पहले 3 वर्षों में 50% और बाद के 2 वर्षों में 25%, 5 साल तक आपको सहायता मिलती रहेगी। उसके बाद में आप खुद एस्टैब्लिश हो जाओगे, आप अच्छा भला कमा रहे होगे, तो फिर आपको जरूरत है नहीं। फिर तब तक क्या हो जाओगे, आप अपने आप को एक एस्टैब्लिश कर लोगे, स्थापित कर लोगे अपने आप को एक अच्छी कंपनी के रूप में। आगे चलते हैं। कर्मचारियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण लागत का 50% अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष तक प्रतिपूर्ति मिलेगी। अब मान लो आपने ये एक लगा ली, एक जीसीसी आपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोल लिया, लेकिन आपको व्यक्ति नहीं मिल रहे, आपको आईटीआई किए हुए तो मिल रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए डिप्लोमाधारी। अब आपने उनको प्रशिक्षण कराया है, तो आपके पैसे लगे हैं, तो उस पैसों का आपको 50% मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? अधिकतम होंगे 2.5 करोड़ रुपए, अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए, और कितना? 50% जितना आपने पैसा लगाया है, मैक्सिमम 2.5 करोड़ रुपए। ध्यान रखना, 2.5 करोड़ से ऊपर आपको नहीं मिलेगा, ये बात भी ध्यान रखना। जब आपने कर्मचारियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण लागत का लगाया है, कौशल विकास हेतु ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आपने कर्मचारी आए, 4 महीने काम किया, फिर कर्मचारी कह रहे हमारा मन नहीं लग रहा सर, हम तो जाएंगे, तो आपने कहा बोलो चलो 2 महीने 1 महीने जाओ गोवा घुमाओ, तो आपने गोवा का खर्चा उठा लिया उनका, उसका कोई नहीं मिलेगा। उनका कौशल प्रशिक्षण होना चाहिए, उनके कौशल का विकास होना चाहिए, ठीक है, उसकी स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, तब जाके आपको मिलेगा। पर्यावरण अनुकूल नवाचारों के लिए ग्रीन इंसेंटिव, अगर आपने कोई पर्यावरण अनुकूल नवाचार किया, मान लो आपने सोलर लगा लिया, सोलर के साथ साथ विंड एनर्जी बना ली, या आप कुछ नए एनर्जी बना रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको छूट मिलेगी, उसको कहते हैं ग्रीन इंसेंटिव, ठीक है, हरित आपको छूट मिलेगी वहाँ पे। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में पेटेंट, कॉपीराइट आदि की लागत पर 50% सहायता। जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो, अनुसंधान और विकास करते हो, मान लो आपने कोई यूनिक चीज़ बना ली, उसका आप पेटेंट लेने जा रहे हो या कॉपीराइट लेने जा रहे हो, तब आपको कुछ फीस चुकानी पड़ती है, उस फीस का 50% आपको ये देंगे, सरकार देगी। इसके साथ साथ स्टाम्प ड्यूटी और विद्युत शुल्क पर भी छूट मिलेगी। स्टाम्प ड्यूटी और विद्युत शुल्क पर छूट सबको मिलती है, लगभग 75 से 100%, 75% से 100% आपको मिलती है। ये हमने हर जगह देखा है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ये चीज़ें कुछ रटने वाली चीज़ें हैं, तो रटनी ही पड़ेगी, 1-2 बार पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगी, आराम से रट सकेंगे। तो पहला आपने पढ़ लिया, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 को पढ़ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, ये 4 पॉलिसियां हैं, एक पढ़ ली, दूसरी देखते हैं राजस्थान ग्लोबल डेटा सेंटर पॉलिसी। इसमें क्या करना है, हमें डेटा स्टोरेज करने के लिए हमें क्या बनाने हैं, यहाँ पे हब बनाने हैं। डेटा सेंटर हम कहाँ कर सकें? राजस्थान में कर सकें, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ एक लेक्चर में कि डेटा आने वाले समय का बहुत बड़ा फ्यूल है, डेटा की मांग सबसे ज़्यादा होगी। डेटा बहुत कुछ कर सकता है। आपने देखा होगा कि एक बार एक रिपोर्ट आई थी कि डेटा लोगों का हर चीज़ ध्यान रखता है, मतलब हम क्या सर्च कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब डेटा है। मान लो हम इंटरनेट पे क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ बार बार देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये डेटा है। तो एक बार एक इलेक्शन में उस डेटा के माध्यम से पूरे इलेक्शन को प्रभावित कर दिया गया था। मान लो कोई व्यक्ति है जो एक्स पार्टी से थोड़ी नफरत करता है, तो उसकी नफरत बढ़ाने के लिए बार बार उस व्यक्ति को उस पार्टी के अगेंस्ट वीडियो दिखाए जा रहे थे कि ये पार्टी ये करती है, देखो ये पार्टी ये गंदा काम करती है। उस व्यक्ति को बार बार एल्गोरिदम से वो वीडियो दिखाए जा रहे थे, ताकि वो व्यक्ति उस पार्टी के और ज़्यादा खिलाफ हो जाए, उसके खिलाफ वोट ना दे। इसलिए इस डेटा का उपयोग बहुत कुछ जगह किया जा सकता है। व्यक्ति के मंतव्य, जो वक्तव्य होता है ना, अपना दिमाग में जो सोचता है, उसको भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है डेटा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा डेटा और कहीं नहीं जाए, हमारा डेटा हमारे भारत में ही स्टोर हो। तो इसके लिए पॉलिसी यही है, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी। उद्देश्य क्या है? कोई भी पॉलिसी हो जिसका क्या होगा, कोई ना कोई उद्देश्य होगा। इसका उद्देश्य है कि डेटा सेंटर के लिए प्रमुख केंद्र बनाना, निवेश को आकर्षित करना और आईटी के क्षेत्र में रोजगार अवसर सृजित करना। वही होगा भाई, डेटा सेंटर के लिए हम क्या बनेंगे, एक तो निवेश आएगा, इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस सेक्टर को हम लाएंगे, तो यहाँ पे नए नए रोजगार होंगे। भाई कोई भी चीज़ आएगी ना, तो वो रोजगार लेके आएगी आएगी, ठीक है। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता ही मिलता है। आपके गांव या आपके गांव के आसपास मान लो कोई बड़ी कंपनी आ गई ना, तो आपके गांव वालों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, उस हिसाब से उनको रोजगार मिल जाएगा। कोई आईटीआई किया है तो उसको इसके हिसाब से मिल जाएगा, कोई 10वीं पास है तो उसको वैसे चौकीदारी की नौकरी मिल जाएगी, आईटीआई किया है तो उसको लेबर वाली नौकरी मिल जाएगी, कोई इंजीनियरिंग किया है तो उसको और ढंग की नौकरी, मैनेजर की नौकरी मिल जाएगी, या एमबीए किया तो मैनेजर की नौकरी मिल जाएगी, इंजीनियरिंग किया है तो उसको कोई एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिल जाएगी। ऐसे कोई ना कोई नौकरी मिल जाती है। तो कोई भी कंपनी आती है तो हमेशा रोजगार लेके ही आती है। तो इसमें क्या था उद्देश्य? डेटा सेंटर के लिए प्रमुख केंद्र बनाना है। राजस्थान को बनाना है, हमें डेटा सेंटर के लिए प्रमुख केंद्र बनाना है, निवेश को आकर्षित करना है ताकि लोग राजस्थान में आके निवेश करें। उसके साथ साथ आईटी सेक्टर आएगा तो उसके साथ साथ रोजगार सृजन होगा। ये उद्देश्य है हमारे।
इसका लक्ष्य क्या हो गया? अगले 5 सालों में 20,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना है। अगले 5 सालों में, तो 2030 तक हमें इस क्षेत्र में, डेटा सेंटर पॉलिसी के क्षेत्र में, डेटा सेंटर के क्षेत्र में 20,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना है। कितना? 20,000 करोड़ का। याद रखना, ये डेटा सेंटर पॉलिसी के अंदर है, 20,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना है। कब तक करना है? अगले 5 सालों में, ये इसका लक्ष्य है। अब इसके प्रावधान देख लेते हैं। वही छूट कितनी मिलती है, कितना फायदा होगा, ये हर एक के हिसाब से हमें रटना है। ठीक है। डेटा सेंटर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 10 वर्षों तक 10 से 20 करोड़ रुपए तक का वार्षिक असेट क्रिएशन इंसेंटिव आपको मिलेगा। अगर डेटा सेंटर आप यहाँ पे खोल रहे हो तो 10 वर्षों तक आपको 10 से 20 करोड़ रुपए का असेट क्रिएटिव इंसेंटिव होता है। मतलब आप कोई चीज़ बना रहे हो, आपने कुछ मान लो असेट क्रिएट कर ली। असेट का मतलब आपने कुछ मशीनें मंगा ली या आपने कोई बिल्डिंग बना ली जो आपकी असेट है। कोई मशीन है जो आपको कमा के देगी, जो चीज़ कमा के देती है उसको आपका असेट कहा जाता है, और जिसमें आपके पैसे लगते हैं वो आपकी लायबिलिटी होती है। ठीक है। तो आपने जितनी असेट क्रिएट की है उसके लिए आपको 10 से 20 करोड़ हर साल मिलेंगे तक वार्षिक असेट इंसेंटिव मिलेगा। कब? कितने सालों तक? 10 साल तक। 10 साल तक आपको 10 से 20 करोड़ का असेट क्रिएशन इंसेंटिव मिलेगा। अगर आपने कोई चीज़ एसेट की, जैसे मशीन होती है ना, मशीन एक प्रकार की एसेट होती है। और मान लो आपने कोई बिल्डिंग बना ली ना, फिर वो एसेट नहीं है, बिल्डिंग आपको कमा के नहीं देगी, बिल्डिंग आपका लिए एक लायबिलिटी होगी। आप मशीनें बना रहे हो, आप व्यक्तियों को रोजगार दे रहे हो, कौशल स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो उसके अंदर, तो वो आपके लिए एसेट है, क्योंकि इसकी स्किल आपके इन दी एंड कंपनी के काम आएगी, वो आपके लिए काम करेगा और आपको कमा के देगा। वो भी एक असेट होती है। ठीक है। उसके लिए आपको 10 वर्षों तक 10 से 20 करोड़ रुपए की वार्षिक आपको क्या मिलेगी? एसेट क्रिएशन इंसेंटिव। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो निजी कंपनियां राज्य में 100 करोड़ से अधिक का निवेश करेगी उनको अतिरिक्त 25% सनराइज इंसेंटिव कहते हैं। सनराइज का मतलब होता है पहले आओ पहले पाओ। जो निजी कंपनियां 100 करोड़ से अधिक का यहाँ पे क्या कर रही है? निवेश कर रही है, तो उसको हम एक्स्ट्रा 25% क्या दे रहे हैं? इंसेंटिव दे रहे हैं कि आपको भाई 25% और छूट देंगे। किसको? जो कंपनियां 100 करोड़ से ऊपर का निवेश करेगी और पहले जो आएगी। सनराइज इंसेंटिव का मतलब है जो पहले आगे, पहले आओ पहले पाओ वाला सीन होता है। ठीक है। उनको एक्स्ट्रा में मिलेंगे, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके एक्स्ट्रा में अतिरिक्त 25% सनराइज इंसेंटिव मिलेगा। 5 वर्षों तक 5% का ब्याज अनुदान। आपने अगर लोन ले रखा है तो आपके लोन पर 5 वर्षों तक, आने वाले 5 वर्षों तक जो भी ब्याज लग रहा है, मान लो 7% ब्याज लग रहा है तो उसका 5% हम भरेंगे। 5 वर्षों तक 5% का ब्याज अनुदान हुआ। ठीक है। ये याद रखना, 5 वर्षों तक 5% का ब्याज अनुदान मिलेगा। आपका मान लो लोन आपने 10% पे लिया है तो 5% आप भरोगे, 5% हम दे रहे हैं। ये देखो 5% का ब्याज अनुदान आपको मिलेगा ही मिलेगा। बैंकिंग, ट्रांसमिशन और बिलिंग शुल्क में 100% छूट। बैंकिंग में, ट्रांसमिशन में और जो बिलिंग होती है उन सब में 100% आपको छूट मिल जाएगी। बैंकिंग फीस लगती है जो आपको मैं बता चुका हूँ, ट्रांसमिशन फीस लगती है जो आपको बता चुका हूँ मैं। आगे चलते हैं। स्टाम्प ड्यूटी, भू रूपांतरण शुल्क और विद्युत शुल्क, इनमें भी छूट मिलेगी। वही है 75% से 100% तक मिलती है स्टाम्प ड्यूटी और भू रूपांतरण। ये पुनर्भरण हो जाता है। मान लो आपकी फीस लग गई, आपसे एक बार ले लिया गया तो वापस आपको रिम्बर्समेंट हो जाता है, उसका मतलब पुनर्भरण, वापस आपके खाते में आ जाएगा। 10 करोड़ रुपए तक बाह्य विकास शुल्क से छूट। 10 करोड़ रुपए तक आपको बाह्य विकास शुल्क से छूट। बाह्य विकास शुल्क क्या होता है? मान लो ये कोई गाँव है, यहाँ पे आपने जमीन खरीदी और ये पूरा गांव यहाँ बसा हुआ है, ये पूरा गांव यहाँ बसा रहा है, आपने पूरी ज़मीन यहाँ पे खरीदी है और आपने यहाँ पे डेटा सेंटर खोल लिया। लेकिन यहाँ पे ना तो कनेक्टिविटी है, ना रोड है, ना लाइटें हैं, ना कोई पार्क वार्क है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे फिर क्या है? गवर्नमेंट पार्क बनाएगी, स्ट्रीट लाइट बनाएगी, ये रोड बना दिए आपके लिए, यहाँ पे कुछ छोटे मोटे विद्यालय बना दिए गवर्नमेंट, और आपके लिए मनोरंजन के कुछ साधन बना दिए। तो इन पे जो खर्च होता है ना, उसको कहते हैं बाह्य विकास शुल्क। इसमें ये फीस आपसे लगती है, कुछ इसकी फीस आप पे लगेगी। मान लो सड़क बना रही है तो फिर सड़क के चार्ज आप पे कुछ लगेंगे। तो इसमें आपको 10 करोड़ रुपए तक का क्या मिल जाएगा? वार्षिक 10 करोड़ रुपए तक का बाह्य विकास शुल्क। 10 करोड़ रुपए तक आपको बाह्य विकास शुल्क में छूट मिल जाएगी। ये होता है बाह्य विकास शुल्क। मान लो अलग तक पड़ा है, उसको जनता से जोड़ने के लिए, लोगों से जोड़ने के लिए सड़कें बनाई है, स्ट्रीट लाइट लगाई है, कुछ मनोरंजन के पार्क बना दिए, वहाँ पे खाने के लिए कुछ मान लो रेस्टोरेंट बना दिए। तो वो सब बनाने में कुछ पैसा लगा होता है, उसकी कुछ फीस भरनी होती है इनको, कंपनी को। इसके लिए बाह्य विकास शुल्क लगता है, उसमें आपको 10 करोड़ रुपए तक की छूट मिल जाएगी। ठीक है। ग्रीन सॉल्यूशन पर किए गए व्यय का 50% पुनर्भरण और अधिकतम 12.5 करोड़, 12.5 करोड़। ग्रीन सॉल्यूशन, मान लो आपने पावर प्लांट लगा लिया, यहाँ पे सोलर वाला, विंड वाला लगा लिया, इस पे आपके पैसे लग गए,
बहुत ज़्यादा, मान लो 25 करोड़ लग गए, 25 करोड़ लग गए तो आपको उसका 50% यानी 12.5 करोड़ आपको मिल जाएंगे। 12.5 करोड़ अधिकतम है तो इतने मिल ही जाएंगे। आपने 30 करोड़ लगाए तो 30 करोड़ का 50% कितना होता है? 15 करोड़। लेकिन 15 करोड़ नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम आपको मिलेंगे 12.5 करोड़ ही। ठीक है, 12.5 करोड़ से कम जितना भी होगा वो 50% आपको मिल जाएगा। मान लो आपने 20 करोड़ लगा दिए, 20 करोड़ में आपका 50% कितना होता है? 10%। 20 करोड़ का 50% होता है 10 करोड़, तो 10 करोड़ आपको मिल जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम 12.5 करोड़ है। ठीक है, तो इतनी आपको छूट मिल जाएगी। ये अधिकतम, ये हमेशा ध्यान रखा करो, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। आप 100 करोड़ खर्च कर दो फिर कहो भाई 50% दो, हमें तो 50 करोड़ रुपए दो, 50% 100 करोड़ का, तो ऐसा नहीं मिलेगा। मैक्सिमम आपको इतने ही मिलेंगे। ये लिमिट रखते हैं ताकि कंपनी ज़्यादा खर्च ना करे, अनावश्यक खर्च ना करे इसके लिए। और ये किस पे है? ग्रीन सॉल्यूशन पे। कर्मचारियों के प्रशिक्षण या कार्यकुशलता सुधार पर किए गए व्यय का 50% पुनर्भरण। वही है, कर्मचारियों को आपने ट्रेंड किया भाई डेटा कैसे स्टोरेज करना है, उनको कोर्स करवाया, उनको विदेश भेजा, उस पर जो खर्च हुआ है उसका 50% आपको वापस मिल जाएगा। बौद्धिक संपदा अधिकार जो जीआई टैग होता है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि के पंजीयन पर 50% और अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक की सहायता। आपने मान लो कोई जीआई टैग का, आप डेटा सेंटर में कुछ जीआई टैग की चीज़ें लेके आ रहे हो, या फिर आप कुछ कॉपीराइट मंगा लिया, आपने कुछ पेटेंट करवा रहे हो या फिर कुछ ट्रेडमार्क करवा रहे हो, उसमें जो आपका शुल्क लगता है उसका 50% आपको मिल जाएगा। और मैक्सिमम वो कितना है? 1 करोड़ तक का, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक की सहायता। बिल्डिंग बायलॉज में छूट और सतत विद्युत आपूर्ति। बिल्डिंग बायलॉज वो होता है ना कि बिल्डिंग बनाते वक्त आप इतना आपको स्पेस रखना है, उसमें फायर सेफ्टी होनी चाहिए, उसका ये एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो हेल्थ कैसी है बिल्डिंग में रहने, बिल्डिंग अगर हेल्दी है या नहीं है, मान लो कहीं गिर ना जाए, कहीं कोई दूसरा आपने यूज़ नहीं कर लिया, इसके लिए भी आपको इसमें छूट मिल जाएगी। एकदम स्ट्रिक्ट लॉ नहीं लगाए जाएंगे बिल्डिंग में। ठीक है, थोड़ी बहुत आपको उसमें छूट मिल जाएगी। और साथ साथ सतत विद्युत आपूर्ति होगी। ऐसा नहीं है कि भाई 6 घंटे बिजली रहेगी, 6 घंटे नहीं रहेगी। गाँव में होता है ना कई बार कि मान लो जो खेतों की जो बिजली होती है वहाँ पे 6 घंटे बिजली आती है और फिर 12 घंटे, 13-18 घंटे नहीं आती, फिर अगले दिन 6 घंटे आएगी, ऐसा ऐसा करके। ऐसा नहीं होगा, आपको सतत विद्युत आपूर्ति मिलेगी। और ये सब कौन सी पॉलिसी में है? राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी में है। ठीक है, तो हमने इसको भी पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो जाएगी, एक दो बार पढ़ोगे तो। ठीक है, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। इन चीज़ों को एक दो बार लिख लिख के देखोगे ना, लिख लिख के देखोगे। देखो समय कम है, लेकिन जो समय है उसका उपयोग करना पड़ेगा, उसका सदुपयोग करना पड़ेगा। तो लिख लिख के इसको देखना है। भले पीडीएफ आपके हाथ में आ जाए, लेकिन इन चीज़ों को लिख लिख के देखोगे तभी ये याद होएगी। नहीं तो ये कन्फ्यूजिंग वाली बहुत है, आपको याद रह जाएगा यार ये किस में था, 50% किस में दे रहे थे, अधिकतम 12.5 करोड़ किस में दे रहे थे, इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे आप। तो आप इनको 3-4 पेज में लिख के जहाँ पे पढ़ते हो उसके सामने चिपका लेना। वहाँ आपको रोज़ देखो, फिर इसको जब तक एग्जाम हो तब तक देखो, तब तक आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि हाँ यार इसके लिए 12.5 करोड़ है, उसके लिए 10 करोड़ है। तो जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे 3-4 पेज में लिख के सारी पॉलिसी फिर उसको चिपका लेना। ऐसी चीज़ें आपको याद, फिर देखना है रोज़ उसको। ठीक है ना, ऐसा नहीं चिपका के छोड़ दिया, देख ही नहीं रहे, देखना है उसको। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान AVGC-XR पॉलिसी 2024। AVGC-XR पॉलिसी क्या है? देखो, एनिमेशन, ए से एनिमेशन, वी से विजुअल इफेक्ट, जी से गेमिंग और सी से कॉमिक्स। और XR का मतलब होता है एक्सटेंडेड रियलिटी। एक्सटेंडेड रियलिटी का मतलब होता है जो आभासी वास्तविकता हो। हमें पता है कि वो वास्तविक नहीं है, लेकिन हमें ऐसा महसूस करा दिया जाए कि वो वास्तविक है। जैसे हमारी आंखों पे कितना बड़ा चश्मा लगा के फिर हमें ऐसे लगता है, जैसे चश्मे लगाने के बाद हमें ऐसा लगता है वो इतना बड़ा सा होता है एक यंत्र, फिर उसमें हमें जैसे दिखाई देता है हमें लगता है सब सचमुच हमारे पास में है। जैसे हम बिल्डिंग पे चल रहे हैं, एक लोहे की रोड पे चल रहे हैं और नीचे खूब बड़े बड़े गड्ढे हैं, वो सब हमें अनुभूति करा दी जाती है, हमें आभासी अनुभूति करा दी जाती है कि देखो ऐसा कुछ है। और हम डरते 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 ऐसे ऐसे चलते हैं, लेकिन जो बाहर खड़ा है उसको पता लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल आदमी है, लेकिन फिर भी इसको डर क्यों लग रहा है। तो वो सब XR, इस एक्सटेंडेड रियलिटी के ही बदौलत होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको क्या है। इसका उद्देश्य क्या है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स के साथ साथ एक्सटेंडेड रियलिटी, जिसको वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी भी कहते हैं, के क्षेत्रों में राज्य को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख केंद्र बनाना है। इसके क्षेत्र में, एनिमेशन के क्षेत्र में, विजुअल इफेक्ट के क्षेत्र में, कॉमिक्स के क्षेत्र में, गेमिंग के क्षेत्र में और एक्सटेंडेड रियलिटी। एक्सटेंडेड रियलिटी दो प्रकार की होगी, वर्चुअल और ऑगमेंटेड। इस क्षेत्र में राजस्थान को एक प्रमुख केंद्र बनाना है पूरे भारत का। ठीक है, इस क्षेत्र में बनाना है। इसके लिए क्या है, विशेषताएं क्या क्या होगी? एक तो AVGC-XR कंपनियों के लिए वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन देंगे। जैसे हम सबको देके आए हैं वित्तीय सहायता प्रोत्साहन, भाई आप आओ लगाओ, हम आपको खूब सारी छूट देंगे, तो इसमें भी देंगे। इसके लिए मान लो कोई एविएशन कंपनी आ गई, एनिमेशन की आ गई, कोई एक्सटेंडेड रियलिटी की कंपनी आ गई, तो उसको भी हम छूट देंगे और वित्तीय प्रोत्साहन देंगे।
कौशल विकास और प्रतिभा निर्माण, इसका भी काम किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाएगा और प्रतिभाओं का निर्माण करने का भी काम किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम सपोर्ट, आप कुछ चीज़ बना रहे हो, आपके लिए हम वहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क बनाएंगे, आपके लिए बढ़िया इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे, ये सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। और राजस्थान को वैश्विक AVGC-XR हब के रूप में प्रमोट करना। अगर एक बार राजस्थान बन गया, यहाँ पे राजस्थान पे कंपनी आने लग गई, फिर हम वैश्विक स्तर पर कह सकेंगे कि आओ हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करो, हम बहुत अच्छा एक आपको वातावरण, एक इकोसिस्टम प्रदान कर रहे हैं। ठीक है। तो राजस्थान में निवेश आएगा तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी कम होगी, हम गरीबी रेखा से ऊपर जाएंगे, हम थोड़े अमीर होने लगेंगे और हमारी जीवन शैली बहुत अच्छी होने लगेगी। ये सब प्रभाव होंगे जब हमारे पास क्या होगा, रोजगार होगा, निवेश होगा, सब कुछ होगा तब। तो ये इतना ही है राजस्थान AVGC-XR पॉलिसी, इसमें ज़्यादा कोई खास नहीं है, बस इसके फुल फॉर्म याद रख लेना। AVGC-XR का क्या होता है, एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी। एक्सटेंडेड रियलिटी में दो प्रकार आता है, वर्चुअल और ऑगमेंटेड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान AIML पॉलिसी 2026, ये शायद मैं आपको शायद एक लेक्चर में करवा भी चुका हूँ, लेकिन अब थोड़ा इस पॉलिसी को विस्तृत रूप में देख लेते हैं। AIML पॉलिसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पॉलिसी। आने वाला युग है, आने वाला जो युग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होगा, कृत्रिम, जो क्या कहते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित होगा और मशीन लर्निंग पर आधारित होगा। तो इसके लिए पहले ही राजस्थान एक पॉलिसी तैयार कर रहा है कि हम भी एक नीति तैयार कर लें, आने वाले युग के साथ चल सकें। तो देखते हैं सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य 3 है। देखो, एक तो नागरिक केंद्रित शासन है, एक प्रशासनिक दक्षता है और एक नैतिक उपयोग है। एक तो नागरिक केंद्रित शासन, प्रशासनिक दक्षता और इसके साथ साथ नैतिक उपयोग, ये 3 इसके मुख्य उद्देश्य हैं। एक एक करके देख लेते हैं। नागरिक केंद्रित शासन का मतलब है कि AI का उपयोग करें, ऐसा करें ताकि जो सार्वजनिक सेवा का वितरण है वो बिल्कुल एकदम क्या हो सके, त्वरित हो सके और पारदर्शी हो सके। सार्वजनिक सेवा का वितरण का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट से हम जो काम चाहते हैं, जो मान लो हमने फ़ोन किया कि वैसा हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है हमारे मोहल्ले में, और पड़ोसियों के मोहल्ले में लाइट है, वहाँ पे एक साहब रहते हैं तो उनके मोहल्ले में लाइट हमेशा रहती है, हमारे मोहल्ले में नहीं रहती, तो आप इसको सॉल्यूशन करो। तो ये जो सार्वजनिक सेवा का वितरण है वो त्वरित हो और पारदर्शी हो। अगर पड़ोसियों के मोहल्ले में लाइट है, भले वो बड़ा आदमी हो, तो हमारे मोहल्ले में लाइट होनी चाहिए। और ये काम कौन कर देगा, AI के बेस पे। देखो, मनुष्य के अंदर क्या हो सकता है, ऐसे दुभांत हो सकती है, मतलब उसका थोड़ा सा क्या है कि झुकाव हो सकता है किसी एक की तरफ, लेकिन जो AI होते हैं ना, ये एक सिस्टम पे आधारित होते हैं, ये किसी की तरफ क्या बायस्ड नहीं होंगे। बायस्ड का मतलब इनका एक तरफा झुकाव नहीं होगा। पड़ोसी के मोहल्ले में लाइट देगा तो ये आपके मोहल्ले में भी लाइट देगा, पड़ोसी के मोहल्ले में सफाई करवा रहा है तो ये आपके मोहल्ले में भी सफाई करवाएगा। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि AI का हो, नागरिक केंद्रित शासन हो, AI का उपयोग कर सार्वजनिक सेवा वितरण है उसको त्वरित और पारदर्शी बनाना है। सार्वजनिक सेवा वितरण को त्वरित और पारदर्शी बनाना है। ठीक है, तुरंत हो और पारदर्शी हो, सब देख सके भाई, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो, ये हो सकता है। और दूसरा क्या है, प्रशासनिक दक्षता, सरकारी कामकाज में सटीकता, नवाचार आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। जो सरकारी कामकाज है उसमें सटीकता होनी चाहिए और जो हमारा आर्थिक विकास है उसमें नवाचारों को हम इंक्लूड करेंगे, ये होता है प्रशासनिक दक्षता। उसके साथ साथ है नैतिक उपयोग, AI के सुरक्षित जवाबदेह और गोपनीयता संरक्षित उपयोग सुनिश्चित करना। AI का सुरक्षित के साथ साथ जवाबदेह और गोपनीयता संरक्षित उपयोग सुनिश्चित करना। मतलब AI ऐसा नहीं हो कि AI मान लो खुद अब बता रहे हैं कि मान लो कभी AI इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, अपने आप से वो लोगों के पैसे गायब कर दिए, किसी दूसरे के लोगों के अकाउंट में डालने लग गया या ऐसे वैसे करने लग गया। अब AI इतना शक्तिशाली हो गया, मान लो कि AI ने युद्ध छेड़ दिया किसी दूसरे देश के साथ। मान लो हमने अपना सिस्टम बना रखा है कि रॉकेट ये सब AI पे आधारित है, और AI के मन में ऐसा आ गया चलो यार आज पाकिस्तान पे रॉकेट दाग ही देते हैं, और उसने 4-5 रॉकेट अपने आप से दाग दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। AI को जवाबदेह बनाना है, AI पे कंट्रोल भी रखना है, और AI को जो हम सूचना देते हैं ऐसा नहीं हो किसी और को सूचना, हमारा डेटा किसी और को दे दे, इसलिए वो गोपनीयता संरक्षित भी होना चाहिए। तो ये है इसके नैतिक उपयोग। ठीक है, सुरक्षित हो, जवाबदेह हो और गोपनीयता संरक्षित उपयोग इसके सुनिश्चित करने हैं। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, किसकी, राजस्थान AIML पॉलिसी की कुछ विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, AI क्लाउड सेवाएं, सुरक्षित डेटा से स्टोरेज, टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ आर्टिफिशियल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, ये सब हमें करनी है। AI क्लाउड सेवाएं वो होती है जो मान लो एक फेसबुक है, मान लो फेसबुक हमारे फ़ोन में चलता है, हम बहुत सी फ़ोटो
आज से 10 साल पहले की फ़ोटो भी हमारी फेसबुक में है, लेकिन वो हमारे फ़ोन में नहीं है। फेसबुक खोलेंगे तो फेसबुक में हमारी वो फ़ोटो भी आ जाएगी जो 10 साल पहले की थी, हमारे फ़ोन में नहीं है। मतलब हमें एक ऐसा स्टोरेज मिलता है जो हमारे जो कहते हैं ना, हमारे पास तो नहीं है, लेकिन एक कंपनी हमें अपना स्टोरेज देती है ताकि आप हम उस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकें। हम उस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकें। जैसे गूगल, ये क्या, यूट्यूब क्या है, फेसबुक क्या है, और फेसबुक के साथ साथ जीमेल क्या है, ये सारे क्या है, क्लाउड सेवाएं देने वाले हैं। यहाँ पे जो मैसेज स्टोरेज होते हैं, इनका स्टोरेज कौन करती है? कंपनी करती है। ठीक है, हमारे फ़ोन में ये ज़्यादा वो क्या क्या कहते हैं उसको, स्टोरेज घेरते नहीं है हमारे फ़ोन में, ज़्यादा डेटा का स्टोरेज हमारे फ़ोन में ज़्यादा नहीं घेरते। इसका कारण यही है कि ये सब जो हमारा जो फोटो और जो भी हमारे मैसेज है, ये कहाँ स्टोर हो रहे हैं? इस कंपनी के मेन सर्वर पे स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमको ये सेवाएं प्रदान करती है। ये सेवाएं होती है क्लाउड की, जहाँ पे हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशन के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो सेवाएं हमें मिलती है। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है खुद का, एआई क्लाउड सेवाएं, ताकि हम भी एआई क्लाउड सेवाएं दे सके। जैसे अमेजॉन की वेब सीरीज है, अमेजॉन वेब सीरीज अपने आप में क्लाउड है, वो भी क्लाउड सेवाएं देता है। सुरक्षित डेटा स्टोरेज, वो तो हम डेटा सेंटर पॉलिसी के अंदर बना ही रहे हैं। डेटा स्टोरेज के साथ साथ टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ हमें क्या करना है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है। आर्टिफिशियल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करनी है। ये सब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है इस पॉलिसी के तहत। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। देखते हैं प्रशासनिक ढांचा क्या होगा। एआई नोडल अधिकारी होगा। प्रत्येक विभाग में एआई की संभावनाओं की पहचान हेतु प्रत्येक विभाग में एक अधिकारी होगा, जिसको कहते हैं एआई नोडल अधिकारी। वो अपने हर विभाग में देखेगा क्या मेरे विभाग में एआई से काम किया जा सकता है। मान लो पोस्ट विभाग है, तो पोस्ट विभाग में एआई का यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पोस्ट विभाग में किस किस को कैसे कैसे देना है, किस पत्र को किस मोहल्ले में पहुंचाना है, वो बहुत जल्दी वो उसको क्या कर देगा, एकदम अलग थलग कर देगा। पुलिस विभाग है, क्या पुलिस विभाग में एआई का काम हो सकता है? हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पुलिस सिर्फ डंडे ही मारे, डंडे एआई नहीं मार सकता, लेकिन वो है बाकी। जैसे मान लो किसी फाइल को कैसे पहुंचाना है, किसी फाइल को कितने दिनों में कंप्लीट करना है, ये पुलिस को बार बार रिमाइंड कराता रहे। एआई में मान लो फाइल सबमिट कर दी और पुलिस को फाइल करनी है 30 दिन के अंदर, और वो भूल गया मान लो 15 दिन के बाद फाइल, तो वो एआई उसको रिमाइंडर दिलेगा, भाई तेरे पास 15 दिन बचे हैं, फाइल को पूरी कर ले। तो ऐसे हर विभाग में एक एआई नोडल अधिकारी होगा, और वह ये जांच करेगा कि क्या एआई की मेरे विभाग में संभावनाएं हैं तो किस हद तक है। ठीक है, ये होगा प्रशासनिक ढांचा। आगे चलते हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण, सभी स्तर के पाठ्यक्रम में एआई शामिल करना। अब क्या करना है? शिक्षा, हमें बचपन से, बच्चा 2-3 साल का हुआ उसको बता, 2-3 कक्षा में आया, साल का नहीं, 2 से तीसरी कक्षा में आया, फिर उसको बता दो कि बेटा देखो एआई नाम की चीज़ होती है, इसको भी पढ़ना है। अब क्या ख गड़े से काम नहीं चलेगा, ABCD से काम नहीं चलेगा। अब हमें साथ साथ में क्या पढ़ना है? एआई भी पढ़ना है। अब एआई भी शामिल करना है। अब जो कहानियाँ होती है छोटी मोटी, उनसे काम नहीं चलेगा। अब शेर और चूहे की कहानी, हमीद का चिमटा, इनसे कुछ नहीं होता है। अब आपको एआई भी पढ़ना है साथ में। ठीक है, सरकारी कर्मियों के लिए विशेष एआई का प्रशिक्षण। जो सरकारी कर्मी हैं, जो सरकारी लग चुके हैं, उनको भी प्रशिक्षण दो विशेष। ठीक है, बच्चों को तो एआई पढ़ाओ, उनको तो बचपन से एआई उसके लिए डाल दो, और लेकिन जो नौकरी लग चुके हैं, जैसे आप नौकरी लग जाओगे, तो आपके लिए फिर विशेष प्रशिक्षण होगा एआई के लिए, कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। आप मान लो महाराणा प्रताप पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो उसमें एआई का उपयोग कैसे कर सकते हो। बच्चों को विजुअल इफेक्ट दिखाओ एआई की मदद से। देखो ऐसे महाराणा प्रताप आए थे, हल्दीघाटी का युद्ध ऐसे हुआ था, ये देखो महाराणा प्रताप लड़ रहे हैं, ये देखो मान सिंह के भाला मारा है। ये सब आप एक स्क्रीन पे दिखा सकते हो एआई की हेल्प से। अगर आप टीचर बन गए तो बाद में आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पॉलिसी में है। आपके लिए एक विशेष क्या लगेगा? प्रशिक्षण वर्कशॉप लगेगी। आपके लिए एक विशेष प्रशिक्षण वर्कशॉप लगेगी, जिसमें आपको सिखाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। स्टार्टअप और उद्योग प्रोत्साहन। अब आपको बेनिफिट्स, वित्तीय प्रोत्साहन, थोड़ा लोभ लालच कि भाई आओ लगाओ हमारे यहाँ पे, ये काम स्टार्ट करो तो आपको थोड़े पैसे देंगे। स्टार्टअप और MSC को विशेष सहायता मिलेगी। जो स्टार्टअप्स हैं और जो MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है, उनको विशेष सहायता दी जाएगी। इसके साथ साथ अनुसंधान सहायता दी जाएगी। एआई आधारित नवाचारों के लिए मंच और संसाधन उपलब्ध कराएंगे। आपको कहेंगे भाई आप आ जाओ, हम आपको मंच भी दे देंगे, आपको कुछ संसाधन भी देंगे, आपकी वो हेल्प करेंगे। आप यहाँ पे आके अपना स्टार्टअप या अपना जो भी MSME है स्टार्ट कर लो इस क्षेत्र में। हम आपको ये अवेलेबल करवा देंगे। क्या देंगे? आपको नवाचारों के लिए मंच देंगे, इसके साथ साथ आपको संसाधन भी उपलब्ध करवाएंगे। आपको जो इनक्यूबेशन सेंटर होते हैं ना, जो इनक्यूबेशन सेंटर, वो इसी से संबंधित होते हैं। ठीक है, टॉपअप वो स्टार्टअप से संबंधित होता है, लेकिन स्टार्टअप को थोड़ा सा, इंक्यूबेशन स्टार्टअप से संबंधित है, लेकिन इसको थोड़ा सा अब एडवांस कर दिया गया, तो वो एआई में भी यूज किया जा सकता है उनका इंक्यूबेशन का। टॉपअप प्रोत्साहन है,
रिप्स वही मैंने बता दिया, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है, निवेश प्रोत्साहन योजना है। और स्टार्टअप नीतियों में मौजूदा लाभों के अतिरिक्त विशेष वित्तीय प्रोत्साहन, कि भाई रिप्स और स्टार्टअप नीतियों में जो लाभ मिल रहे हैं ना आपको, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके अलावा भी आपको अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे। रिप्स तो वो मैंने आपको बता दिया, आप निवेश प्रोत्साहन योजना है राजस्थान में, आप निवेश करो तो आपको बहुत से लाभ हो, जो विद्युत शुल्क वाला, स्टाम्प शुल्क वाला, आपको 30% सब्सिडी मिलेगी, 5% लोन ब्याज मिलेगा, आपको अनुदान मिलेगा, ये सब तो मिलेंगे ही मिलेंगे। स्टार्टअप में भी जो आपको लाभ मिलते हैं, 5 साल तक आपको SGST नहीं देनी, 3 साल तक आपको किराया नहीं लगेगा, इन लाभों के अतिरिक्त भी आपको लाभ मिलेंगे अगर आप आके यहाँ पे AI और ML के क्षेत्र में यहाँ पे आप आके कुछ करते हो तो। चलिए आगे देखते हैं, विश्वसनीय व सुरक्षित AI प्रणाली में पक्षपात कम करना और डेटा सुरक्षा के कड़े प्रावधान करना। यही है कि AI में पक्षपात नहीं होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई एक विशेष वर्ग के लिए AI काम कर रहा है और बाकी सबको छोड़ रहा है, ऐसा काम नहीं करना। उसके साथ साथ जो डेटा है, सबका डेटा सुरक्षित रहे, ठीक है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके डेटा क्या रहने सुरक्षित रहने चाहिए। इसलिए वो विश्वसनीयता बहुत बड़ी चीज है, वो बहुत जरूरी भी है। चलिए आगे चलते हैं। तो वो खत्म हो गई। अब भारत की पहली, अब आते हैं, ये राजस्थान की थी, अब भारत पे आ जाते हैं। भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये आपको मिलेगा। ये भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति है, इसका नाम है प्रहार, PRAHAR, ठीक है, इसमें डबल ए है, ठीक है, PRAHAR, प्रहार। अब प्रहार नाम कैसे पड़ा है? एक वर्ड का एक मीनिंग है इसमें। प्रहार में एक वर्ड का एक मीनिंग है, इससे नाम पड़ा है। याद रखना है किसके लिए प्रहार? आतंकवाद विरोधी नीति है, देश की पहली नीति है। और इसमें इस शब्द का मतलब देखते हैं, P से क्या है, R से क्या है, A से क्या है, H से क्या है, AA से क्या है और R से क्या है, पूछा जा सकता है। गृह मंत्रालय द्वारा 23 फरवरी 2026 को लॉन्च की गई थी। 23 फरवरी 2026 को इसको लॉन्च किया गया था, प्रहार को। उद्देश्य क्या है? 2029 तक आतंक के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देना, पूरी तरह नष्ट कर देना। कब तक? 2029 तक। भारत में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, या भारत में आतंक की घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, या कोई छोटे मोटे अड्डे बना रखे हैं, या किसी भारतीयों के साथ साठगांठ कर रखी है, तो 2029 तक उन सबको मिट्टी में मिला देना है, नेस्तनाबूद कर देना है, नष्ट कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हो जाए। तो अब देखते हैं क्या है इसमें लिए। इसके लिए प्रहार है, इस प्रहार का फुल फॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहले पी का मतलब होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम। कोई काम हो, कोई हमला हो, उससे पहले उसको रोक दो। कि भाई हमला होगा, लोग मरेंगे, फिर हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ऐसा काम नहीं होता। सबसे पहले काम करो प्रिवेंशन। आपको सूचना मिल जाए, आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि कुछ हमला होने से पहले आपको मालूम चल जाए, आप उसको पकड़ लो। तो वो चीज़ होती है रोकथाम, प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन का मतलब यहाँ पे होगा कि नागरिकों के हितों के लिए, हितों की रक्षा के लिए आतंकी हमलों की रोकथाम, ठीक है। आतंकी हमले होने ही नहीं देने, सबसे पहले तो प्रिवेंशन ही कर देना उसका। होने के बाद आतंकियों को पकड़ेंगे, मारेंगे, वो काम बात की बात है। क्यों हम देश का नुकसान करें, जान माल की नुकसान होगी, उससे पहले ही होने ही नहीं देना। होने से पहले पकड़ के उनको सल्टा दो, ठीक है। ये हो गया पी, प्रिवेंशन। आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स। जैसे ही खतरा लगे, जैसे अभी आता है ना, अब 1-2 दिन पहले खबर आई थी कि अपने जो विधानसभा है राजस्थान की, यहाँ पे ईमेल आया कि 3 घंटे में इसको उड़ा देंगे। तो वो क्या रिस्पॉन्स होता है, तो रिस्पॉन्स होता है 3 घंटे में। 3 घंटे में उड़ा देंगे तो आधे घंटे के अंदर पूरी विधानसभा को खाली कर दिया गया। सभी जितने भी MLA थे सबको बाहर निकाल दिया, जितने भी मंत्री थे सबको सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया गया। ये होता है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का मतलब तुरंत प्रक्रिया। तो खतरे के अनुसार तुरंत प्रक्रिया हो जानी चाहिए। किसी मान लो हॉस्पिटल को उड़ाने की धमकी मिल जाए, तो हॉस्पिटल में जितने भी जो क्रिटिकल जो मरीज हैं, क्रिटिकल केयर वाले, उनको पहले जल्दी स्थानांतरित करो। और बाकी जितने भी इमरजेंसी वाले, उन सबको पहले स्थानांतरित करो। और कुछ भर्ती है उनको अलग से निकालो, फिर पूरे हॉस्पिटल को खाली करके देख के बनाओ। तो वो होती है तुरंत रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स प्रक्रिया, वो होती है आर से। उसके बाद में ए है एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटीज, कि हमें जितनी हमारी क्षमताएं हैं, जितने हमारे क्या है देश के आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण करना। एकीकरण क्षमताओं का मतलब पुलिस का भी उपयोग कर सके। मान लो पुलिस का उपयोग हो, अर्धसैनिक बलों का उपयोग हो, सेना का उपयोग हो। सेना के साथ साथ मान लो कोई दुर्घटना हो गई तो डॉक्टर्स, इनकी टीम जो SDRF की होती है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाली टीम होती है, ये सब तुरंत पहुंच जाए वहाँ पे। यानी कि हमारे देश के अंदर जितनी भी आंतरिक क्षमताएं हैं, आर्मी है, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, डॉक्टर्स हैं, SDRF है, या जितने भी हैं, इन सबका एक एकीकरण करना। तो
देश के आंतरिक क्षमताओं का हमें एकीकरण करना है, ताकि वो एक दूसरे, इसीलिए हमारे कभी कभी अभ्यास भी चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ अभ्यास चलते रहते हैं। जैसे अग्नि परीक्षा अभ्यास था भारतीय सेना और आईटीबीपी का, वैसे ही ऐसे अभ्यास चलते रहते हैं। तो वो इसमें आता है एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटीज। फिर एच से क्या होता है, ह्यूमन राइट्स एंड रूल्स ऑफ लॉ। ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार और नियमों के तहत हमें जो भी कार्यवाही करनी है, कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्यवाही करनी है। अब ऐसा नहीं है कि मान लो पता चले आपको कि एक मोहल्ले में 10 आतंकवादी छुपे हुए हैं, एक मोहल्ले में 10 आतंकवादी छुपे हुए हैं और वहाँ पे 15-20 निर्दोष लोग भी हैं, 15-20 निर्दोष लोग भी हैं। अब आप बहुत कोशिश करो लेकिन आतंकवादी आ नहीं रहे, निकल नहीं रहे, फिर आपको चलो कोई नहीं यार, पूरा मोहल्ला ही उड़ा दो, 10-15 तो मरेंगे, ये बाहर निकलेंगे तो पता नहीं 100-200 को मारेंगे, तो 5-7 ही तो है जो निर्दोष है, वो जाएंगे। तो वैसा नहीं होना चाहिए। काम ऐसा करना है कि उन 10-15 को मारो और जो निर्दोष है, जो बेगुनाह है, उनमें से एक का भी कुछ ना हो। तो इसके लिए ह्यूमन राइट्स और क्या होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। आतंकवादियों के लिए कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होना चाहिए। ये देखो मेरा पर्सनल मानना है कि भाई आतंकवादी पकड़ लिया, फिर पकड़ने के बाद कहता है नहीं वो तो उसके ह्यूमन राइट है, मानवाधिकार है। नहीं भाई, कोई मानवाधिकार नहीं है। पहली बात तो आतंक फैलाने आए ही क्यों यहाँ पे? तेरा मानवाधिकार तो उसी दिन खत्म हो गया जिसने भारत की बॉर्डर क्रॉस कर दी तूने। भारत की बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आया, तेरा मानवाधिकार तेरे देश में है, हमारे देश में नहीं होगा। तू पाकिस्तान से मान लो या फिर कोई भी XYZ कंट्री से यहाँ पे तू आया भारत में, तो तेरा तो खत्म है मानवाधिकार। उसके बाद तेरे साथ जो सलूक किया जा सकता है करेंगे। तो मानवाधिकार चाहिए हमारे नागरिकों के साथ, कि हमारे नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हो, ठीक है। फिर इसके बाद रूल ऑफ लॉ, नियम के अनुसार कायदा होना चाहिए। फिर ए से हो गया अटेंटुएटिंग रेडिकलाइजेशन, यानी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली स्थितियों को खत्म करना। ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देनी कि आतंकवाद बढ़े, ठीक है। ये आप समझ सकते हो, आप काफ़ी मूवीज भी देखते हो, उसमें आपको पता लग जाता है कि कुछ कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि एक निर्दोष भी आतंकवादी बनने पे मजबूर हो जाता है। तो उस जो मजबूर हो रहा है या फिर किसी कारणवश जो आतंकवादी बन रहा है या आतंकवादियों का सहायता कर रहा है या आतंकवाद के साथ क्या कुछ साठगांठ कर रहा है, ऐसी परिस्थितियां ही पैदा नहीं होने देनी। तो उसको कहते हैं, उसको कहा जाता है अटेन्युएटिंग रेडिकलाइजेशन, यानी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली स्थितियों को ही खत्म कर देना। उसके बाद में आता है ए, आगे वाला ए है अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स। अब हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लेना है। मान लो कोई आतंकवादी यहाँ से घटना करके नेपाल चला गया, नेपाल से होते हुए वो वैसे मान लो ऊपर चाइना चला गया, तो हमें इन सब का भी सपोर्ट चाहिए कि भाई एक आतंकवादी ये घटना करके आए तो आप उसको पनाह मत दो, आप उसको हमारे हवाले कर दो, हम जो उचित कार्यवाही हो सकती है उस पर बैठाएंगे, उचित कार्यवाही उसकी करेंगे। तो वो होता है क्या, वो इसमें आता है अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है उनको साथ में लेके चलो। और लास्ट में आता है वापस आर, इसका मतलब होता है रिकवरी एंड रेजिलियंस, हमले से रिकवरी और सहनशीलता। हमला हो गया तो तुरंत उसकी वहाँ पे वो जो जितनी भी टीम है मेडिकल सब पहुँचाओ, तुरंत वहाँ पे रिकवरी करो, रिकवरी करने के साथ साथ वहाँ पे क्या हो, स्थिरता लेके आओ, वहाँ पे ज़्यादा हो हल्ला नहीं हो, लोग ज़्यादा परेशान नहीं हो, स्थिरता लेके आओ। तो ये हमारी पूरी क्या है, एक आतंकवाद विरोधी नीति है, देश की पहली नीति है जिसका नाम है प्रहार। तो प्रहार के हमने पूरे PRAHAR देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इस नीति में एक शब्द आता है, उसको भी देख लेते हैं। वो शब्द संबंधित है बम से, ठीक है। क्या शब्द है वो, कि इस पॉलिसी में CBRNED शब्द का जिक्र है, यानी केमिकल C से, B से बायोलॉजिकल, R से रेडियोलॉजिकल, N से न्यूक्लियर, E से एक्सप्लोजिव और D से डिजिटल। ये सब क्या हो सकते हैं, हथियार, बॉम्ब कह लो या फिर ये इसको कह लो हथियार कह लो। ये एक प्रकार के इस प्रकार के हथियार हो सकते हैं कि केमिकल हथियार हो सकते हैं, केमिकल बॉम्ब भी हो सकता है, बायोलॉजिकल बॉम्ब या हथियार भी होते हैं बायोलॉजिकल, जिसमें ये कोरोना एक हिसाब से देखा जाए तो, वैसे तो देखो मानता नहीं है कोई कि भाई कोरोना तो भाई ऐसे मैन मेड नहीं है, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए ना तो कोरोना जैसी कोई ना कोई बीमारी किसी देश में आप भिजवा सकते हो। तो वो एक क्या हो गया, बायोलॉजिकल वेपन हो गया, ठीक है। रेडियोलॉजिकल वो तो आपको पता ही है सबको, न्यूक्लियर परमाणु बम, एक्सप्लोजिव IED वाले जो एक्सप्लोजिव धमाके वाले होते हैं वो बम हो गए। और डिजिटल का मतलब आपके पूरे सिस्टम को उखाड़ दिया। मान लो आपका बैंक है PNB बैंक को सर्वर हैक कर लिया PNB का और PNB से सारे पैसे उड़ा लिए, तो वो क्या हो गया, एक डिजिटल हमला हो गया, वो एक डिजिटल बॉम्बिंग हो गई, वो डिजिटल हथियार हो गया। RBI का सर्वर हैक कर लिया, मान लो RBI को पूरा का पूरा सर्वर गायब कर दिया, पूरे पैसे गायब कर दिए, पूरा भारत क्या आ गया, जीरो पे आ जाएगा। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे भी हमें रोकथाम करनी है। तो ये शब्द है, इस शब्द का फुल फॉर्म याद रखना, केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोजिव के साथ साथ डिजिटल, CBRNED। चलिए आगे चलते हैं, ये इतनी थी
ये लास्ट पॉलिसी तो नहीं है, लास्ट नहीं है सॉरी, है राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026। ये अभी नई नई आई है औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, और ये किसकी है? राजस्थान की है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 2026 की है, तो इस पर स्टार मार्क तो लगाने, वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है पर इस पर स्पेशल स्टार मार्क लगा लो, इस पर हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये लेटेस्ट नीति है। औद्योगिक पार्क नीति क्या है देखते हैं। सबसे पहले मंजूरी कब मिली है? 25 फरवरी 2026 को इसको मंजूरी मिली है। 25 फरवरी 2026 को इसको मंजूरी मिल चुकी है। उद्देश्य क्या है इसका? विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास करना। हमें एक ऐसे औद्योगिक ढांचे का विकास करना है जो क्या हो? वर्ल्ड लेवल का हो, विश्व स्तरीय हो। हम चाहते हैं ना कभी कभी चाइना की हम कोई क्लिप देखते हैं कि यार क्या गजब ढांचा बना रखा है इसने, तो वैसा हम बनाएं। जैसे हमारे गुरुग्राम क्षेत्र में या ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में ऐसे ऐसे औद्योगिक ढांचे बने हुए हैं, बाहर से कोई लोग आके देखते हैं कि वाकई में यार बेंगलुरु में बहुत बेहतरीन ढांचे बने हुए हैं, वैसे हमें राजस्थान में बनाने हैं। निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है। राजस्थान को देश का प्रमुख इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाना है, प्रमुख इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाना है। जैसे भिवानी भिवानी रहना जो अपने राजस्थान के एक छोटे मोटे अभी डेस्टिनेशन बने हुए इंडस्ट्रियल, तो हमें पूरे राजस्थान को एक बेहतरीन इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाना है। वही होगा, इंडस्ट्री बनेगी तो निवेश आएगा, निवेश आएगा तो रोजगार आएगा, रोजगार आएगा तो आपको काम मिलेगा, काम मिलेगा तो आपको पैसे आएगा, पैसे आएगा तो आपके जीवन सुधार होगा, जीवन सुधार होगा तो आपके अच्छी शादी, आपको क्या होगी? शादी हो जाएगी, जल्दी शादी हो जाएगी तो आपके बच्चे बच्चे होंगे, फिर वो आपके लिए आपके पैर पैर दबाएंगे। जो आप पढ़ रहे हो, आपके पैर दर्द कर रहे हैं, फिर वो ये काम आपके लिए करेंगे। ये तो वापस आ जाओ बच्चों से, इस पे आ जाओ कि क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ पे निवेश आना चाहिए, निवेश आएगा तो रोजगार आएगा, ठीक है। बाकी बाद में आप देखते रहना। इस विकास के 4 मॉडल है, ये इंपॉर्टेंट है, चीज़ याद रखने वाली चीज़ ये है, ध्यान रखना, ठीक है। मजाक की बात बाद में, याद रखने वाली चीज़ें है क्या। इसमें 4 मॉडल है, मॉडल ABCD। एक मॉडल तो ऐसा है जिसमें जो पूरी भूमि है ना वो रिक्को उपलब्ध कराएगा। रिक्को, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ये राजस्थान सरकार की एक उद्योग के क्षेत्र में या विनिर्माण के क्षेत्र में एक दाया हाथ है। ये काम करता है निर्माण का, विकास का, वो है रिक्को। ये रिक्को एक तो पूरी भूमि ये उपलब्ध कराए, वो तो हो गया मॉडल ए, जिसमें सारी की सारी भूमि ये दे रहा है रिक्को। दूसरा क्या है? 80% तो डेवलपर है और 20% रिक्को की भूमि है। जो औद्योगिक पार्क बना रहा है डेवलपर, वो कह रहा है भाई साहब मेरी भूमि है, आप मेरे को थोड़ी बहुत चाहिए वो दे दो, 80% मेरे पास है, 20% आप दे दो, तो वो हो गया मॉडल बी। तीसरा मॉडल है कि पूरी की पूरी भूमि डेवलपर की है, मॉडल सी, कि सारी भूमि मेरी है, रिक्को से मेरे को भूमि नहीं चाहिए, मैं अपने आप देख लूंगा, वो हो गया मॉडल सी, जिसमें पूरी की पूरी भूमि किसकी होगी? डेवलपर की, जो औद्योगिक पार्क बना रहा है। और चौथा मॉडल है PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, यानी लोक निजी सहयोग, सरकार के साथ निजी आदमियों के साथ सहयोग का जो मॉडल होता है उसको कहते हैं PPP मॉडल। ये हो गए 4 प्रकार के मॉडल, ध्यान रखना। मॉडल ए तो पूरा रिक्को के द्वारा है, बी में 80% डेवलपर है और 20% रिक्को है, सी में 100% डेवलपर है और डी में PPP मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। चलिए आगे चलते हैं। अब पूंजी अनुदान देखो, प्रथम 10 पार्क डेवलपर को 20% तक पूंजी अनुदान मिलेगा। जो पहले 10 औद्योगिक पार्क बनाने वाले डेवलपर आएंगे, कोई भी निर्माता आ गए, उनको क्या मिलेगा? 20% तक का पूंजी अनुदान मिल जाएगा। यानी उन्होंने 100 करोड़ रुपए लगाए हैं तो उनको वापस मिल जाएंगे 20 करोड़, उनके 80 करोड़ ही लगेंगे। आगे देखते हैं, इसमें भी क्या है, इसमें अगर 100 एकड़ तक कोई लगा रहा है तो उसको 20 करोड़ रुपए अधिकतम मिलेंगे। 20% में भी मान लो 20 करोड़ अधिकतम मिलेंगे। अब ये 20% है ना, ये 20% ये भी डिपेंड करता है भूमि पे। मान लो कोई 100 एकड़ लगा रहा है, कोई मान लो 100 से 250 एकड़, और तीसरा लगा रहा है 250 से अधिक एकड़, तो इसको 20% के अनुसार कितनी अधिकतम राशि मिलेगी? 100 एकड़ वाले को अधिकतम मिलेंगे 20 करोड़, 100 से 250 एकड़ वाले को अधिकतम मिलेंगे 30 करोड़, और 250 से अधिकतम वाले को मिलेंगे अधिकतम 40 करोड़। ठीक है, 20% तो है, 20% का क्राइटेरिया है। लेकिन अगर आपका 20% इन राशि में से ऊपर जाता है तो वो आपको नहीं मिलेगा, मैक्सिमम आपको इतना ही मिल सकता है। जैसे मान लो, एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको, शायद समझ में आ जाए। एक किसी के पास 100 एकड़ की जमीन थी, डेवलपर के पास 100 एकड़ की जमीन है मान लो, और इसने जमीन में लगा दिए कितने? 500 करोड़ रुपए लगा दिए। इसने कहा मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें मैंने 500 करोड़ लगा दिए। 500 करोड़ का 20% कितना हो गया? 100 करोड़। अब ये कह रहा है मेरे को तो 100 करोड़ दो आप, क्योंकि आपने क्या कहा था, आपको 20% पूंजीगत अनुदान मिलेंगे। लेकिन सरकार ने कहा कि भाई तूने पूरा नहीं पढ़ा, हमने कहा था कि आपको अधिकतम 20 करोड़ ही दे सकेंगे अगर आप 100 एकड़ तक लगाते हो। अगर आपने 100 एकड़ तक लगाया
तो आपको हम अधिकतम 20 करोड़ ही देंगे, 100 करोड़ नहीं देंगे, हम आपको 20 करोड़ ही देंगे। ये 20% तो है, लेकिन ये 10 करोड़ किसने 20 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए था, 20 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए था। ये बात है। ये थोड़ी सी मैथ की चीज़ें हैं, अगर सिंपल दिमाग से समझ में आए तो बहुत ईजी चीज़ें होती है। देख लो कि भाई परसेंटेज तो 20 मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम राशि निर्धारित कर दी कि 10 करोड़ 10 एकड़ 100 एकड़ जमीन है तो 20 करोड़ से ऊपर नहीं देंगे, भले आपका 20% 20 करोड़ से ऊपर जा रहा हो तो भी नहीं देंगे। और आपके पास 100 एकड़ से 250 एकड़ तक जमीन है तो भी आपको 20% मिलेगा, लेकिन वो 20% कितने 30 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, वो 30 करोड़ के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर 30 करोड़ से ऊपर है तो हम आपको देंगे 30 करोड़ ही, ठीक है। अगर आपने 250 एकड़ से ऊपर लगाई है तो आपका 20% जितना भी होगा वो 40 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर है तो हम 40 करोड़ ही दे पाएंगे आपको। चलिए आगे चलते हैं। पात्रता क्या है, ये जरूरी है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि पात्रता क्या है। इसके लिए पात्र कौन है, निजी औद्योगिक पार्क के लिए न्यूनतम 50 एकड़ भूमि और कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयां होनी चाहिए, ये इसके लिए पात्र है। अगर कोई निजी औद्योगिक पार्क है उसके लिए भूमि तो 50 एकड़ होनी चाहिए न्यूनतम, और औद्योगिक इकाइयां 10 होनी चाहिए, तब जाके वो इस बेनिफिट होगा। इस बेनिफिट लेने के लिए 20 करोड़ रुपए यानी 20% पूंजी के लिए वो पात्र होगा। ये 100 एकड़ तक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। 50 एकड़ तक उसकी न्यूनतम होनी चाहिए और कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयां वहां पे होनी चाहिए, तब जाके आप क्या हो रहे हो, उस स्कीम के लिए या इस नीति के लिए आप पात्र हो रहे हो। तो ये जरूरी है, ये याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अन्य लाभ क्या है, साझा अपशिष्ट उपचार यानी CETP, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, इसको कहते हैं कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पर व्यय की 50% राशि प्रतिपूर्ति होगी और मैक्सिमम 12.5 करोड़, ये याद रखना। पार्क के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 60% व्यय राज्य सरकार द्वारा, मैक्सिमम 5 करोड़। आपने पार्क खोला दूर दराज देशों में, वहाँ पे जो सड़क बनेगी उस सड़क का 60% खर्चा सरकार उठाएगी, मैक्सिमम कितना होगा वो 5 करोड़, ठीक है। 5 करोड़ तक खर्चा सरकार उठा लेगी, उससे ऊपर जो भी लगेगा वो आपका होगा। चलिए आगे चलते हैं। नोडल एजेंसी कौन है इसकी, रिको। आवेदन राज निवेश पोर्टल द्वारा। रिप्स के तहत आपको प्रोत्साहन मिलेगा, स्टाम्प ड्यूटी भू रूपांतरण में 25% छूट, कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा पर 7 वर्षों तक 100% विद्युत शुल्क छूट। ये रिप्स के अंदर ही आते हैं ये सारे, ठीक है, रिप्स प्रोत्साहन के अंदर ही आते हैं। ये आपको जो स्टाम्प ड्यूटी भू रूपांतरण में 25% की छूट मिल जाएगी, इसके साथ साथ 7 वर्षों तक 100% आपको विद्युत शुल्क में छूट। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी बिल में नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रिक शुल्क होता है उसमें आपको 100% छूट मिलेगी, ठीक है। कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा पर, वो आपकी कौन सी होगी, कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा पर। तो ये थी हमारी कौन सी पॉलिसी, जो हमने औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन योजना थी जो हमारी। चलिए आगे चलते हैं। अब लास्ट है हमारी राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी। ये अभी इसी महीने रिलीज की गई है। नाम 2025 भले ही हो, लेकिन इसको लागू कब किया गया, शुरू किया गया 14 अप्रैल 2026 से, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी व्यापार को संवर्धन करने के लिए, व्यापार को प्रमोट करने के लिए जो पॉलिसी लाई गई है वो पॉलिसी है ये। और वेद कब तक है, 31 मार्च 2029 तक वेद है, यानी 5 साल तक ये वेद है। शुरू 26 में की गई ना, तो 27, 28, 29, तो वैसे तो 3 साल के लिए वेद है, लेकिन अगर 25 से देखा जाए तो ये 4 साल के लिए वेद होगी। तो 26 है, 27, 28, 29, 3 साल के लिए वेद है, 31 मार्च 2029 तक। और अगर सब कुछ सही चलता रहता है तो गवर्नमेंट उसको फिर आगे बढ़ा देती है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या उद्देश्य क्या है। सूक्ष्म और छोटे व्यापारियों को बड़े ट्रेड नेटवर्क और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के समान अवसर उपलब्ध कराना। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं या जो माइक्रो इंडस्ट्री वाले हैं, उनको क्या करना, बड़े व्यापारियों के बराबर एक मंच उपलब्ध कराना, ताकि वो भी अपने प्रोडक्ट का, जो भी सेवा के क्षेत्र में हो या फिर निर्माण के क्षेत्र में हो, वो अपने प्रोडक्ट का प्रदर्शन कर सके, लोगों को बता सके, ठीक है। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के समान उनको अवसर उपलब्ध कराना। नीति राज्य के 10.5 लाख से अधिक रिटेल स्टोर्स को सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर बनाई है। ये नीति कैसे बनाई गई है, राजस्थान के 10.5 लाख रिटेल स्टोर्स हैं। रिटेल स्टोर्स का मतलब होता है, मान लो कुछ सामान बनता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में सामान बना, विनिर्माण में सामान बना, फिर वहाँ से सामान उठेगा होलसेल स्टोर। होलसेल स्टोर होता है वो बचता है थोक के भाव में, तो वहाँ से जो सामान लेके आता है वो होता है रिटेल, और रिटेल से हम खरीदते हैं। फिर तो रिटेल स्टोर्स कितने हैं राजस्थान में, 10.5 लाख से अधिक है। उनको ध्यान में रखकर, उनको सशक्तिकरण करने के ध्यान में रखकर ये बनाया गया है। कौन सी नीति, ये नीति राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी, ताकि ये भी क्या है, ऑनलाइन जुड़ सके लोगों से। जैसे नहीं है अमेजोन में जुड़ी हुई है लोग, अमेजोन से लोग शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट से लोग शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे इनको भी प्लेटफॉर्म बराबर उपलब्ध कराया जाए। छोटे मोटे किराना को भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो भी अपना सामान वहाँ पे बेच सके। वित्तीय प्रोत्साहन क्या है,
कि नए सूक्ष्म व्यापारियों को उद्यमों के लिए 1 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलेगा अगर 6% ब्याज अनुदान। अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है तो उसको 6% का ब्याज अनुदान, और 1 से 2 करोड़ रुपए तक का लोन लिया है तो उसको 4% का ब्याज अनुदान मिलेगा। 1 से 2 करोड़ रुपए तक का ऋण लिया है तो उसको 4% का ब्याज अनुदान मिलेगा। ये किसके लिए? सूक्ष्म और लघु उद्योग व्यापारियों के लिए, ताकि वो क्या कर सके, ट्रेड नेटवर्क और ई कॉमर्स के साथ जुड़ सके। इसके लिए वो अपना क्या लेंगे? ऋण लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगर मान लो महिला है, SC ST है और दिव्यांग व्यापारी है और वो ऋण लेते हैं 1 करोड़ से अधिक, तो उनको 1% एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगा? ब्याज अनुदान। तो 1 से 2 करोड़ पर सामान्य व्यापारी को कितना मिला था? 4%, और 1 से 2 करोड़ पर अगर वो महिला है, SC ST है या फिर दिव्यांग व्यापारी है तो उसको कितना मिल जाएगा? 5%। 1% हो जाएगा। ये देखो 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिल जाएगा। तो इनको कितना मिल जाएगा? इनको मिल जाएगा 5%। और 1 करोड़ के अंदर अंदर है तो 6% सबको मिल ही रहा है, इनको भी मिल रहा है और सामान्य व्यापारी को भी मिल ही रहा है। CGT MSC 5 करोड़ तक के ऋण की गारंटी फीस का 50% पुनर्भरण 5 वर्षों तक। ये होता है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर, वो कहते हैं उद्यम को, एंटरप्राइजेज को। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए एक क्रेडिट गारंटी फंड बनाया हुआ है। अपने जो MSME मिनिस्ट्री है, सूक्ष्म जो मंत्रालय है, सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग मंत्रालय है, वो SIDBI के साथ मिलकर एक अपने को फंड प्रोवाइड कराती है, गारंटी का फंड, कि भाई आप इनको लोन दो, अगर ये लोन नहीं चुका पाते हैं तो पैसे हम देंगे। वो जो गारंटी जो फंड होता है वो ये है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ और माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज। तो इसके लिए 5 करोड़ रुपए तक के ऋण की गारंटी देंगे। उस फीस का ये 50% तक पुनर्भरण कर सके 5 वर्षों तक। जितनी 5 करोड़ रुपए तक के 50% तक ये फीस भर देंगे। कब तक? 5 वर्षों तक ये भर देगी। कौन भर देगा? ये गारंटी फंड। इंश्योरेंस प्रीमियम, सूक्ष्म व्यापारियों को 5 साल तक बीमा प्रीमियम पर 50% सहायता मिलेगी और मैक्सिमम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। ठीक है। अगर मान लो किसी ने इंश्योरेंस करा दिया है तो इंश्योरेंस में आपको हर महीने कुछ प्रीमियम भरना पड़ता है, वो फिर सालाना में, या तो आप सालाना भर दो या फिर आप हर महीने भर दो। आपने जितना प्रीमियम 1 साल में भरा है उसका आपको 50% वापस मिल जाएगा, लेकिन अधिकतम कितना मिलेगा? 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। डिजिटल प्रोत्साहन क्या है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए प्लेटफॉर्म फीस का 75% पुनर्भरण आपको, और मैक्सिमम कितना है? 50,000 1 वर्ष के लिए। 50,000 1 वर्ष के लिए। जब आप स्विगी, जोमेटो या जितने भी फ्लिपकार्ट, अमेजोन के साथ जुड़ते हो ना, आप मान लो अपने कोई व्यापार का वहाँ पर, तो आपके ऊपर फीस लगती है। ऐसे नहीं जोड़ता वो आपको, वो आप पे तरह तरह की फीस लगाता है। प्लेटफॉर्म फीस लगाएगा, उसके बाद डेली फीस लगाएगा, उसके बाद कुछ और फीस भी लगाएगा आपके ऊपर। तो जितनी फीस आपके लगेगी ना, उस फीस का आपको कितना मिल जाएगा? 75% आपको गवर्नमेंट देगी, और वो मैक्सिमम कितना? 50,000 रुपये 1 वर्ष के लिए आपको दे दिए जाएंगे, ताकि आप जुड़ने में हिचकिचाओ नहीं। आप मान लो अपना सामान ऐसे नॉर्मल बेच रहे हो, कोई फीस नहीं लग रही, अब आप उसके थ्रू बेच रहे हो तो वो तरह तरह की फीस ले रहा है। जिस चीनी को आप 30 रुपये किलो बेच रहे थे, वहाँ मान लो आप 30 रुपये किलो बेच रहे हो, लेकिन 15 रुपये तो आपको प्लेटफॉर्म फीस के लग गए, 15 रुपये बचे हैं। तो फिर आप वहाँ पे जाओगे नहीं, डिजिटली आप जुड़ोगे नहीं, व्यापारी डिजिटली जुड़ेगा नहीं। तो फिर सरकार उसको कहती है आप जुड़ो, आपकी फीस हम दे देंगे, 75% तक हम दे देंगे, बाकी आप देख सकते हो आप अपने हिसाब से। तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर। तो ये थी इसकी क्या? प्रावधान, वित्तीय सहायता, इंश्योरेंस प्रीमियम, जितना भी था ये सब आपको मिल गया। थोड़ा सा टिपिकल, वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा हार्ड था वैसे मान लो इसको, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं ना, सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल डेटा दे रखे हैं, वो याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है, मैं मान सकता हूँ इस चीज़ को। लेकिन वही है, वही प्रोसेस है कि आप एक पेज लेना, 2-4 पेज में इसको सबको एक साथ लिख देना। इनके प्रावधान वित्तीय सहायता एक साथ लिख देना, ऊपर पॉलिसी का नाम, नीचे प्रावधान और वित्तीय सहायता, पॉलिसी का नाम, प्रावधान और वित्तीय सहायता। इनको साथ लिखोगे ना तब ज़्यादा याद हो जाएगी। फिर आपको क्या डिफरेंस पता लग जाता है, अच्छा ये इसमें है, ये इसमें है, या इसमें है। फिर उसको जहाँ पढ़ते हो उसके सामने चिपका लो, क्योंकि इनमें से प्रश्न बनता है, इनमें से 1-2 प्रश्न आएंगे आपके करंट अफेयर के। वैसे भी आप चिपकाते ही हो कुछ ना कुछ, तो यही बना के चिपका लेना। लास्ट 5-7 दिन या 10-15 दिन पढ़ो तो पढ़ लेना। उसके बाद आप टेस्ट तो दोगे, और आप टेस्ट देते हो, मेरे को अच्छा लगता है। बहुत से आपके रिव्यू आते हैं कि हम सर टेस्ट दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके ही कल्याण के लिए है, आपके ही भलाई के लिए है। इट्स गुड फॉर यू। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।